नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमीन। देश की वर्तमान परिस्थितियों पर टीवी लाइव पर एक गंभीर परिचर्चा का आयोजन किया गया। उस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। इस परिचर्चा में वक्ताओं ने देश में जो गतिविधियां चल रही हैं उनका विश्लेषण किया। तो आइए सुनते हैं उस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए भी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। तो आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। बिहार की राजनीति किसी भी वक्त करवट ले सकती है। अभी नीतीश कुमार एनडीए के साथी हैं, लेकिन जब लालू यादव से पूछा जाता है कि क्या नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में आएंगे, यानी महागठबंधन के हिस्सा होंगे, तो जवाब मिलता है कि क्यों नहीं, नीतीश आए और काम करें, हम उनका स्वागत करेंगे। इस विषय पर जब नीतीश कुमार से प्रतिक्रिया मांगी जाती है तो नीतीश बाबू कहते हैं कि हाथ जोड़ लेते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। जवाब देने की जगह हाथ जोड़कर चुप्पी साध लेते हैं। जरा इस बाइट को देख लीजिए। कल आपको दिखा चुका हूं, थोड़ा रिपीट करना जरूरी है क्योंकि आज जब हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे तो इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। जरा सुनिए कि क्या कह रहे हैं और क्यों यहां जो राज्यपाल महोदय हैं नए नवेले, वो अपनी बात रखते हैं कि आज राजनीति का दिन नहीं है। आखिर राजनेता जुटे हैं तो राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, और उस पर सवाल मीडिया के लोग पूछेंगे नहीं तो क्या करेंगे। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं और क्या चल रहा है, देख लीजिए। ये वही नीतीश बाबू हैं जो दर्जनों बार कह चुके हैं कि हम पहले ही 2 बार ये गलती कर चुके हैं, अब नहीं करेंगे, कभी दोबारा महागठबंधन के साथ जाने की गलती नहीं करेंगे। ये बात वो कहते थे, आपको याद ना हो तो जरा सुन लीजिए कि नीतीश कुमार जब अलग हुए थे 2022 के बाद से, ये लगातार 22 में आए, 24 में अलग हो गए और उसके बाद कई मंचों से दर्जनों बार कह चुके हैं कि अब ये गलती नहीं दोहराएंगे। और खासकर जब नरेंद्र मोदी होते थे तब तो और भी। देखिए जरा, एक अभी बिल्कुल रिसेंटली लगभग नवंबर महीने की बात है, 15 नवंबर चुनाव का वक्त झारखंड में, और वहां भी भाषण देते हुए क्या कह रहे हैं नीतीश कुमार, सुनिए। तो ये बात कह रहे थे, 15 नवंबर की बात है और यहां आपने नीतीश बाबू को सुन लिया। लेकिन अब क्या हुआ कि नीतीश कुमार चुप हैं। क्या अब मन बदल गया है या मन उचट गया है? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप पत्रकार लोग ऐसे सवाल पूछते रहते हैं तो लालू यादव क्या बोलेंगे। आप लोगों को ठंडाने के लिए लालू जी ने नीतीश कुमार को ऑफर वाली बात कह दी है। जरा ये भी सुन लीजिए। तो आप पत्रकार लोग, आप लोग पूछते रहते हैं तो क्या बोलेंगे, आप लोगों को ठंडाने के लिए बोल दिए हैं लालू यादव। आज जब मीसा भारती से इसी मसले पर पूछा गया, सवाल पूछा गया कि क्या नीतीश बाबू महागठबंधन में आ रहे हैं, क्या इस विषय पर लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच बात चल रही है, तो मीसा कहती हैं कि पुराने दोस्त हैं, वे क्या कहते हैं वही जाने। यानी मीसा भारती भी ये नहीं कह रही हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होने जा रहा है। अभी से कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव कह रहे थे कि उनको अपने यहां लाना, यानी अपने गठबंधन में लाने का मतलब है कि पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। लेकिन अब क्या बात है कि मीसा भारती भी वो दोनों जाने कह रही हैं और ये कह रहे हैं कि आप लोगों को ठंडाने के लिए ऐसा कह दिया। कुछ तो अंदर चल रहा है। मीसा, तो सुन लिया आपने, वो पुराने दोस्त हैं, वो क्या कह रहे हैं वही जाने। यही तो बहुत बड़ी बात है कि आखिर वही क्यों जाने, आप क्यों नहीं जानेंगे, या तेजस्वी यादव क्यों नहीं जानेंगे, या बिहार में और भी दूसरे नेता क्यों नहीं जानेंगे। इसका मतलब है कि अंदर खाने कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है, यानी बिहार में कुछ तो चल रहा है। खैर, इस बीच बीपीएससी की बात कर रही थी यहां मीसा भारती। बीपीएससी के परीक्षार्थी आंदोलित हैं, आप जानते हैं। नीतीश कुमार सरकार पर इसका बड़ा असर पड़ने वाला है। अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने देख लिया कि कैसे बीपीएससी के जो परीक्षार्थी हैं, जो दोबारा परीक्षा की मांग कर रहे हैं, आंदोलित हैं, उनके ऊपर वाटर कैनन यानी पानी की बौछार और उसके अलावा लाठीचार्ज भी इन लोगों को झेलनी पड़ी। और इन सब के बीच कहीं ना कहीं दूसरी तरफ आप देखिए तो राहुल गांधी अब इधर बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के छात्रों के दुख दर्द को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आज ट्वीट करके लिखा है, ट्विटर पर लिखा है कि भाजपा भारत के युवाओं का बिल्कुल एकलव्य जैसा अंगूठा काट रही है, उनका भविष्य मिटा रही है। सरकारी भर्ती में विफलता बड़ा अन्याय है। पहले तो भर्ती नहीं निकलती, भर्ती निकल जाए तो एग्जाम समय पर नहीं होते, एग्जाम हो तो पेपर लीक करवा दिए जाते हैं, और जब युवा न्याय मांगते हैं तब उनकी आवाज को बेरहमी से कुचला जाता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश
यानी यूपी और बिहार की घटनाओं के बाद अब मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी में हुई गड़बड़ी का विरोध कर रहे 2 छात्रों को जेल में डाल दिया गया है। वो भी तब जब मुख्यमंत्री ने खुद छात्रों से मुलाकात कर उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया था। बीजेपी की सरकार ने छात्रों के भरोसे को तोड़ा है और लोकतांत्रिक प्रणाली का गला घोंटा है। छात्रों के अधिकार की लड़ाई में हम उनके साथ हैं। भाजपा को देश के युवाओं के हक की आवाज किसी कीमत पर दबाने नहीं देंगे। यह बात यहां राहुल गांधी कह रहे हैं। तो राहुल युवाओं की परेशानी के जरिए बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों को घेर रहे हैं। लेकिन इस बीच राहुल गांधी 18 जनवरी को यानी इसी महीने पटना में संविधान सम्मान सम्मेलन भी करने जा रहे हैं। यानी संविधान का मामला अभी ठंडा नहीं पड़ने वाला है और इन सब के बीच बाबा साहब अंबेडकर भी अब चर्चा का विषय हैं। और उन सब के बीच इधर सावरकर भी आज चर्चा में लाए गए हैं, क्योंकि आज नरेंद्र मोदी दिल्ली में, आप जानते हैं कि बुरी तरह फंसे हुए हैं। दिल्ली का चुनाव है और चुनावी गतिविधियां जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी, लेकिन उससे पहले नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के मैदान में कूद पड़े हैं और उनको यह भी दिख रहा है कि अपनी कुर्सी भी बचानी है और साथ में दिल्ली विधानसभा भी जीत चाहते हैं, क्योंकि 25 साल हो गए दिल्ली में बिल्कुल बीजेपी के लिए यहां सूखा है। क्या दिल्ली के सूखे को नरेंद्र मोदी हरा कर पाएंगे? एक बड़ा सवाल है। आज से अपनी चुनावी रैली की शुरुआत उन्होंने कर दी है और सावरकर का जिक्र इसलिए मैं कर रहा था क्योंकि सावरकर के नाम पर दिल्ली विश्वविद्यालय के तहत एक कॉलेज खोलने का उसका शिलान्यास आज किया है नरेंद्र मोदी ने। और उधर लेकिन संविधान, अंबेडकर, इन सब के मसले पर आखिर चुप्पी क्यों है बीजेपी में, यह देखना होगा। अब देखना होगा कि कितना सफल होते हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन क्या उधर बिहार में नीतीश बीजेपी को पटखनी देंगे? यह सवाल उठता है। क्या राहुल गांधी की एंट्री से बिहार की सियासत और गरमाएगी? यह सवाल भी उठता है। कई सारे सवाल हैं दोस्तों, इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। आइए जरा हमारे तमाम साथियों के बीच चलते हैं, हमारे पैनलिस्ट साथी, और उनके जरिए और भी बहुत कुछ जानने समझने की कोशिश करेंगे हम। कुछ साल पहले जब नीतीश कुमार बीजेपी छोड़कर महागठबंधन, पहले वो बीजेपी छोड़ते हैं 2013 में, फिर अकेले चुनाव लड़ते हैं, 2015 में महागठबंधन में जाते हैं, फिर वो 2017 में महागठबंधन छोड़ देते हैं और एनडीए में चले आते हैं, फिर 2022 में एनडीए छोड़ देते हैं, फिर महागठबंधन में आ जाते हैं, इंडिया गठबंधन बनाते हैं और उसके बाद 2024 में उसको भी, चुनाव से पहले उसको भी छोड़ देते हैं और फिर अब फिर से 2025 की शुरुआत होते होते नीतीश बाबू के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं और कहीं से ऐसा नहीं कहा जा रहा है, नीतीश बाबू ने भी इन बातों का खंडन नहीं किया है कि नहीं, आप लोग जो खबरें चला रहे हैं वो गलत चला रहे हैं। अभी तक तो कहते थे कि हम नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन अब उधर से इधर आ गए हैं तो नहीं जाएंगे। लेकिन अब क्या हुआ कि हाथ जोड़ ले रहे हैं नीतीश बाबू, कुछ तो गड़बड़ है। चलिए हमारे साथी और भी बहुत सारी बातें बताएंगे, जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम साथियों को। देखिए 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। शकील अख्तर जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं और प्रशांत टंडन जी हैं। आप सभी का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधा आना चाहता हूं सबसे पहले शकील अख्तर जी आपके पास ही। शकील जी कैसे देखते हैं आप, जरा शुरुआत करें, हम थोड़ा कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करें। और नीतीश बाबू कल भी हम लोगों ने चर्चा की, परसों भी चर्चा की, आज चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी तक कहीं से कोई खंडन नहीं है और अब राहुल गांधी की एंट्री है। राहुल गांधी 18 तारीख को पटना जा रहे हैं। आखिर पटना राहुल गांधी क्यों जा रहे हैं, सवाल उठेगा। एक बात और भी आ रही है, हल्की हल्की ये सुगबुगाहट है और यह भी कही जा रही है कि जेडीयू और कांग्रेस के अंदर खाने बात चल रही है। आप ज्यादा अच्छे से बताएंगे, विलय की बात चल रही है, इसमें कितनी सच्चाई? यानी जेडीयू और कांग्रेस का विलय हो सकता है बिहार में, यह बात भी आ रही है। देखिए राजीव जी, सबसे पहले जो बात आपने कही वो सबसे बड़ी बात है कि अभी तक या अब नीतीश कुमार जी खंडन नहीं कर रहे हैं। यह सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पहलू है। मौन स्वीकृति चिन्हम, राजनीति में कहा जाता है कि अगर आप मौन हैं, खंडन नहीं कर रहे, इसका मतलब आप स्वीकृति की तरफ बढ़ रहे हैं। और यही वो बात है जिसकी वजह से हमने परसों भी बताया और आज फिर आपने जो राजभवन के फोटो दिखाए और जहां पे शपथ ग्रहण हुआ, ग्राउंड का पत्रकार जो है पटना का, वो यही एक सवाल कर रहा है। आरिफ मोहम्मद खान कुछ भी कहें,
लेकिन उस पत्रकार के पास यही सवाल है, और वो इसलिए है कि उसे मालूम है कि कुछ ना कुछ जो है नीतीश बाबू के पाले में, नीतीश बाबू की पार्टी में चल रहा है, कांग्रेस में भी चल रहा है और आरजेडी में भी चल रहा है। एक बात गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के बारे में, आरिफ मोहम्मद खान साहब कहते हैं कि पॉलिटिकली बात नहीं। अरे भाई, पॉलिटिकली तो आपको यहां पहुंचाया गया है, नहीं तो अच्छे भले गवर्नर थे यहां पे, आपका ट्रांसफर हुआ है, नई पोस्टिंग नहीं दी है आपको कोई, आपको यहां इसीलिए पहुंचाया गया है कि आप यहां पे आके पॉलिटिकली काम करें। तो अगर गवर्नर जो है, जो कि केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, और इस समय केंद्र सरकार का नहीं, सीधे सीधे वो मोदी जी का प्रतिनिधि होता है, तो वो अगर पॉलिटिकल बात करने को मना करता है, इसका मतलब पॉलिटिकल बात उनको नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए वो डर रहे हैं, उसको बचा रहे हैं। अगली बात, कांग्रेस विधायक दल के जो बिहार के नेता हैं शकील अहमद खान, जिन्हें शकील अहमद खान जेएनयू भी कहा जाता है, उन्होंने बड़े साफ शब्दों में जो है नीतीश कुमार को आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा है गोडसे की विचारधारा छोड़िए, गोडसे के पार्टी के लोगों का साथ छोड़िए और गांधीवादी लोगों के साथ आइए, हम आपका स्वागत ही नहीं करेंगे, आपका हम समर्थन भी करेंगे जी। ये बहुत बड़ी बात है, और ये जो है बिना दिल्ली के स्वीकृति के नहीं हो सकता। ये दिल्ली का सिग्नल है कि ये आप वहां पे ये कर सकते हैं, ये कीजिए। राहुल गांधी इसीलिए 18 को जा रहे हैं। राहुल का जो नेक्स्ट प्रोग्राम लगा हुआ है, जो बड़ा प्रोग्राम लगा हुआ है पटना के बाद, वो महू का है जी, 26 जनवरी का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। महू जो है डॉक्टर अंबेडकर का जन्म स्थल है। लोगों को कई बार ये मालूम नहीं पड़ता कि महू क्यों, महू से क्या संबंध, वो तो महाराष्ट्र के रहने वाले थे, उनके पिता जो हैं वो आर्मी में थे, और आज जो सारी नौकरियां इन्होंने बंद कर दी हैं, आज जो आर्मी के अंदर, सेना के अंदर अग्निवीर लगा दिया है, उस वक्त आर्मी के लोग पूरे देश में घूमते थे, पूरे देश में होते थे, और पूरे देश में उनकी एक संस्कृति होती थी। तो उनके पिता चूंकि आर्मी में थे, डॉक्टर अंबेडकर के, तो वहां महू में उनका जन्म हुआ था। तो महू में एक बहुत बड़ी रैली होगी, जिसमें राहुल तो जा ही रहे हैं, खड़गे जी भी जाएंगे। और आपको याद होगा कि जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, राहुल गांधी मध्य प्रदेश में आए थे, जिसमें प्रियंका गांधी शामिल हुई थी, पहली बार मध्य प्रदेश से ही शामिल हुई थी वो। उसका जो सबसे बड़ा कार्यक्रम था वो वहीं पे किया गया था। डॉक्टर अंबेडकर की जन्मस्थली पे राहुल गए थे, वहां श्रद्धांजलि अर्पित की थी, और उसके बाद आके उन्होंने वहां पे आम सभा ली। तो अब पहले राहुल पटना जा रहे हैं, और पटना के बाद फिर महू जा रहे हैं। तो बिहार के अंदर कांग्रेस को और आरजेडी को, इन दोनों के लिए ये एक अच्छा मौका है। और उन्होंने जो मन में चल रहा है नीतीश बाबू के, नीतीश बाबू जो परेशान हैं, नीतीश बाबू के लिए जो अस्तित्व का संकट गहरा रहा है, तो उसमें इन लोगों को कोई परेशानी नहीं है। अगर नीतीश बाबू आते हैं, लालू जी के लिए बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी बात। दूसरी बात, जो तेजस्वी के लिए कहा जा रहा है कि तेजस्वी ने यह कहा, देखिए तेजस्वी अभी उस तरह से लालू और नीतीश और कांग्रेस के बीच में एक बात नहीं कर सकते हैं, अभी उस स्थिति तक वो नहीं पहुंचे हैं। अगर ये बहुत बड़ा फैसला है, ये होगा तो राहुल, लालू जी और नीतीश के बीच में होगा, और ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला होगा। बिहार के अंदर आज टॉक ऑफ द टाउन पूरे बिहार में सिर्फ एक ही चर्चा है कि नीतीश बाबू चुनाव से पहले यहां आएंगे या चुनाव के बाद आएंगे। आरजेडी जो है चुनाव से पहले सरकार बनाएगी या चुनाव के बाद सरकार बनाएगी जी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक वहां पे घटनाक्रम चल रहा है, और इसमें जो है लालू जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, कांग्रेस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, और नीतीश कुमार के पास कुछ बहुत ज्यादा पत्ते हैं नहीं है। अगर नीतीश को अपना अस्तित्व बचाना है, नीतीश को अपनी पार्टी बचाना है, तो नीतीश को कोई फैसला लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने, अमित शाह ने साफ कह दिया है कि हमारा मुख्यमंत्री यहां पे बनेगा, अगर जीते तो जी, हमें अपना मुख्यमंत्री बनाना है। उनके जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये भी कह दिया कि वाजपेयी जी का बड़ा सपना था। वाजपेयी जी से बिहार का क्या संबंध? वाजपेयी से अगर संबंध है तो पूरे देश का है, या वो ग्वालियर में पैदा हुए थे, मध्य प्रदेश का है। बिहार से तो जहां तक हमें याद आता है, और ठीक ही याद आता है, वाजपेयी जी कभी चुनाव भी नहीं लड़े,
पूरे देश से चुनाव लड़े, यूपी से लड़े, मध्य प्रदेश से लड़े, बिहार से हमें याद नहीं आता कि कभी वाजपेयी जी चुनाव लड़े हों। तो उनका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि सब वाजपेयी जी का सपना है कि यहाँ मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा। तो अगर बीजेपी का बनेगा इस साल चुनाव के बाद, तो नीतीश बाबू का क्या होगा जी। इसलिए नीतीश बाबू के पास जो सेफ जगह है, नीतीश बाबू के पास जो अपना और अपनी पार्टी को अस्तित्व बचाने की जगह है, वो अब इंडिया गठबंधन ही है, जिसे वहां पे महागठबंधन कहा जाता है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इंडिया गठबंधन, महागठबंधन जो भी कह लें, लेकिन यहां पर आखिर क्या कारण है कि मीसा भारती हो या अब तेजस्वी यादव हो, जो कुल्हाड़ी मारने वाली बात कह रहे थे वो भी अब चुप्पी साध रहे हैं और ठंडाने वाली बात कर रहे हैं। तो कुछ तो चल रहा है। प्रशांत टंडन जी, जरा आपके पास आना चाहता हूं और इस बात को और थोड़ा सा, और सबसे बड़ी चीज कि आखिर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं नीतीश बाबू, और राहुल गांधी की एंट्री के बाद से क्या कुछ और देखते हैं आप, और बिहार की राजनीति क्या दिल्ली की राजनीति से भी ज्यादा आने वाले समय में और गर्माने वाली है? दिल्ली में जो कुछ चल रहा है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहां जब बिहार की चर्चा हम कर रहे हैं तो साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ तो है। देखिए, इसको राजीव जी समझना होगा कि बिहार में और दिल्ली के बीच में चल क्या रहा है, यानी बीजेपी और जेडीयू के बीच में चल क्या रहा है। क्यों नीतीश कुमार ने मीडिया के सामने खामोशी रखी और हाथ जोड़ लिए? क्यों नीतीश कुमार अभी तक अपना स्पष्टीकरण नहीं दिया या खंडन नहीं किया? क्यों दिल्ली ने, बीजेपी ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया इस मामले में? लालू यादव ने क्यों बयान दे दिया और नीतीश कुमार को आमंत्रित कर दिया? इन सब चीजों का जो जड़ है वो बीजेपी का प्रोजेक्ट है। बीजेपी बिहार में अब प्रोजेक्ट महाराष्ट्र करना चाहती है और उसकी बातों से लगभग ये तय है कि वो प्रोजेक्ट महाराष्ट्र का मतलब अपना मुख्यमंत्री। और नीतीश कुमार इस बात को समझ गए। नीतीश कुमार क्यों मिलना चाहते थे मोदी से जी? वो अमित शाह के बयान के बाद सीधा सीधा मोदी, जेपी नड्डा या अमित शाह से कहलवाना चाहते थे कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे या नीतीश कुमार की नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और ये कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, इसीलिए मोदी साहब मिले नहीं, इसलिए नड्डा जी से उनकी मुलाकात नहीं हुई। और लालू यादव क्योंकि बहुत अनुभवी राजनेता है, पुराने बिहार के सबसे शक्तिशाली नेता है अभी इस वक्त के, उन्होंने गर्म लोहे पर हथौड़ा मार दिया। और नीतीश कुमार को, लालू जी के बयान को आप देखिए, उन्होंने 3 चरणों में बयान दिया है। एक, उन्होंने कहा है कि जी आना चाहे तो आ सकते हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि माफ कर देंगे। और तीसरी बात उन्होंने कही कि आए और काम करें। तो काम करने का ये मतलब नहीं कि मुख्यमंत्री बन के काम करें। तो लेकिन लालू यादव ने पूरे तरीके से एकदम गर्म हथौड़े पे, क्योंकि नीतीश कुमार बहुत आहत हैं, नीतीश कुमार किसी भी तरीके से कमिटमेंट चाहते हैं बीजेपी की टॉप लीडरशिप से, स्टेट के नेताओं से नहीं, कि बिहार का चुनाव नीतीश कुमार की अगुवाई में लड़ा जाएगा, यानी मुख्यमंत्री का चेहरा वो होंगे, पोस्टर उनका लगेगा। ये बीजेपी कमिटमेंट नहीं देना चाहती है। बीजेपी अब बिहार में महाराष्ट्र करना चाहती है, और क्यों ना करें। अब नीतीश कुमार को उन्होंने सरकार गिराने के लिए ले लिया, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी के 48 है, बीजेपी के 84 अभी के विधानसभा में। तो अगर बीजेपी चाहती है, बीजेपी के सामने ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि उनकी हसरत पुरानी की पूरा एक नॉर्थ इंडिया में बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बना, और ये उनकी दबी हुई हसरत है जो अब सामने आ रही है। लेकिन ये बात तय बार ली है कि अगर बीजेपी ने अब तक, मोदी, नड्डा, अमित शाह ने इस पे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, इसका बहुत साफ मतलब ये है कि बिहार में अब वो प्रोजेक्ट महाराष्ट्र करने जा रहे हैं। उनकी मंशा ये है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि अमित शाह का बयान समय से पहले आ गया जी। और उसने चीजों को बिखरा दिया। लेकिन अब ये बिल्कुल नहीं होगा कि बैक टू स्क्वायर वन होगा, यानी बीजेपी अब नीतीश कुमार के पोस्ट से चुनाव लड़ेगी। ये बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करेगी अगर ऐसा करती है तो बीजेपी ने तय किया हुआ है, बीजेपी की
बयानों से और बीजेपी की खामोशी से लग रहा है कि उन्होंने तय किया हुआ प्रोजेक्ट महाराष्ट्र का उनको करना है। अब नीतीश कुमार के पाले में गेंद है। नीतीश कुमार क्या करेंगे? नीतीश कुमार एनडीए के बाहर जाएंगे। अब एनडीए में उनको मुख्यमंत्री पद के लिए उनको अलविदा कह दिया गया है। अब वो ऑप्शन तलाशेंगे बाहर। एक बात। दूसरी बात जो अभी आपने शुरुआत में कही कि एक हल्की सी सुगबुगाहट है कि पार्टी का विलय कांग्रेस के साथ, ये राजीव जी उस वक्त भी था जब नीतीश कुमार ने पलटी मार के बीजेपी से बाहर आकर और आरजेडी के साथ और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। ये तब भी था कि विलय की बात तब भी चल रही थी, लेकिन पार्टी एकदम टूटने की कगार पे थी। ऑपरेशन लोटस शुरू हो रहा था, उसको डिफीट करने के लिए नीतीश कुमार ने यह फैसला कर लिया था। लेकिन उनकी बातचीत कांग्रेस में उस वक्त भी चल रही थी, विलय की बात चल रही थी। वो उसमें वो ऐसी बात नहीं कि कोई नई बात है, वो बात पुरानी बात है और वो रिवाइव भी हो सकती है। यानी नीतीश कुमार के सामने कई ऑप्शन है जी, लेकिन एक ऑप्शन जो नहीं है वो ये है कि बीजेपी अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के चेहरे पर आगे नहीं बढ़ाएगी। नीतीश कुमार के पोस्टर पे बिहार का चुनाव बीजेपी नहीं लड़ेगी, एनडीए नहीं लड़ेगा। जी राजीव जी, यही सबसे बड़ी चीज है। हमारे साथ जुड़ गए हैं अनिल सिन्हा जी। अनिल जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में और सीधा जरा जल्दी से अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास आना चाहता हूं। अमलेंदु जी, क्या आपको भी लगता है कि यहां दो तीन महत्वपूर्ण बात, एक सबसे बड़ी बात कि नीतीश बाबू को अगर महाराष्ट्र शब्द उनके सामने ला दिया जाए तो शायद डर लगने लगेगा, यह तो तय है, क्योंकि 2025 में जो चुनाव होने जा रहा है उसमें अभी से उसकी सुगबुगाहट, अभी से उसको खुले तौर पे कहा जा रहा है, सुगबुगाहट नहीं खुले तौर पे, अगर बीजेपी के नेता उप मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की इच्छा थी कि यहां बीजेपी का मुख्यमंत्री हो, और एकनाथ शिंदे साहब आज तक अपने 9 साथियों के साथ आज तक अगर वो पदभार ग्रहण नहीं किए हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उधर, अगर महाराष्ट्र की तरफ आप देखें तो गड़बड़ तो है, बिहार में भी हो सकता है ये गड़बड़। तो क्या नीतीश बाबू सब कुछ जानबूझ करके दल दल में अपना पैर डालना चाहेंगे क्या? सवाल तो उठता है ना राजीव जी। निश्चित तौर पर सवाल उठता है, और नीतीश कुमार कोई कम दिनों के नेता नहीं है, अच्छे खाए पिए नेता हैं। और जब पैरों के बल चला करते थे, घुटनों के बल नरेंद्र मोदी, वो तब से राजनीति में है। 89 में तो मंत्री बन गए थे केंद्र में, तब 89 में मोदी जी जो थे वो अडवाणी जी के रथ के जो थे सारथी थे, इससे ज्यादा कोई हैसियत नहीं थी मोदी जी की। तो नीतीश कुमार बहुत खाए खिले व्यक्ति हैं और सब तरीके के उन्होंने उतार चढ़ाव देखे हैं। और अटल जी की इच्छा जो बताई गई उनके उप मुख्यमंत्री द्वारा, तो अटल जी के साथ तो नीतीश कुमार ने काम किया है, और जब आ गए थे इंडिया गठबंधन के साथ भी, तब भी उन्होंने अटल जी को याद किया। तो अटल जी की जो इच्छाएं थी, वो अटल जी की इच्छा तो पूरी कर चुके नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री बनकर। भाई अटल जी के समय में ही तो बन गए थे ना बिहार के मुख्यमंत्री, बीजेपी के सहयोग से। तो अटल जी की इच्छा तो पूरी कर दी। तो भारतीय जनता पार्टी अटल जी की कौन सी इच्छा पूरी करना चाहती है? वो भारतीय जनता पार्टी जो अटल जी के जन्मदिन पर नरेंद्र मोदी दिल्ली में किसी कार्यक्रम में होते ही नहीं है अटल जी के नाम पर, तो वो अटल जी की क्या इच्छा पूरी करेंगे? लेकिन इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी ने एक संकेत नीतीश कुमार को देने की कोशिश की कि महाराष्ट्र बिहार में दोहराया जाएगा। और आपको याद होगा राजीव जी, जब रूठे रूठे फिर रहे थे अपने एकनाथ शिंदे जी, और बीमार होकर अपने घर चले जा रहे थे बार बार, तो उस समय भी ये बात आई थी कि वो कह रहे हैं कि बिहार का फॉर्मूला जो है महाराष्ट्र में भी अपनाइए। तो कह दिया गया कि बिहार का फॉर्मूला अब नहीं चलेगा। तो बिहार का फॉर्मूला अब नहीं चलेगा तो महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। वो संकेत बिहार के लिए भी था कि बिहार का फॉर्मूला बिहार में भी नहीं चलेगा जी, ये संकेत था। और हरियाणा के बाद राजीव जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र का चुनाव जीता, उससे नीतीश कुमार के कान एकदम खड़े हो गए कि भाई अगर ये हमारे साथ ज्यादा दिन तक रहेंगे तो ये महाराष्ट्र में हाथ दोहराएंगे और हमको एकनाथ शिंदे बना देंगे। आप देखिए महाराष्ट्र चुनाव के बाद नीतीश कुमार एकदम बदले हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार उसके बाद कहीं जो है वो मोदी जी की प्रशंसा करते हुए नजर नहीं आए हैं, और मुलाकातें भी उनकी नहीं हो रही हैं। तो ये नीतीश कुमार अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि आगे करना क्या है, क्या नहीं करना है। अब जहां तक सवाल राजीव जी ये है कि नीतीश कुमार ने कहा कि अब जो आप कुछ लोग उनसे कह दिया था, हम लोगों ने बाइक सुनवाई उनकी, जब वो गए लौटकर वापस बीजेपी के साथ और मोदी जी के जब पैर छूने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ लोगों की वजह से चले गए थे, तो नीतीश कुमार तो जब इंडिया गठबंधन में आए थे तब भी उन्होंने कह दिया था कि मर जाएंगे लेकिन नहीं जाएंगे उधर जी।
बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। तो ये तो जो नीतीश कुमार ने क्या कहा वो अलग है, लेकिन जो आज मीसा भारती ने कहा राजीव जी, या कल जो तेजस्वी यादव ने कहा, वो साफ तौर पे संकेत है कि अंदर अंदर कोई बड़ी बात चल रही है। और तेजस्वी यादव और मीसा भारती वगैरह सबको कह दिया गया है कि वेट एंड वॉच, आपको अभी बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं है, बड़ों की बात चल रही है। ठीक उसी तरीके से राजीव जी, जब रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार के लिए कुछ लिख दिया था, तो केसी त्यागी ने कहा था कि बड़ों की बातें हैं, बच्चों को उसमें दखल नहीं देना चाहिए। तो अभी कह दिया गया बच्चों से कि आप अपने चाचा और पिता की जो संबंध है उन पर टिप्पणी करने से बचिए, और तेल देखिए, तेल की धार देखिए, और इस ठंडी में बिहार में जो हो रहा है उसको देखिए। जी राजीव जी जी, तेल देखिए, तेल की धार देखिए, ठंड देखिए, बिहार देखिए। हम बिहार ही देख रहे हैं, बिहार की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जरा आना चाहता हूँ सुनील जी आपके पास। सुनील जी, कैसे देखते हैं आप? दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक बात नीतीश बाबू की चुप्पी, दूसरी बात यहाँ कि नीतीश बाबू को डर लग रहा है महाराष्ट्र ना हो जाए, तीसरी बात जो आ रही है सामने वो विलय वाली बात, जेडीयू कांग्रेस। और जेडीयू को भी नीतीश बाबू के बाद जेडीयू का क्या होगा, ये सवाल पूछते हैं लोग। दूसरी बात ये कि ये, जैसा प्रशांत जी भी कह रहे थे, कि इस बारे में चर्चा होती रही है, आम चर्चा थी उस समय जब नीतीश बाबू गठबंधन में थे, महागठबंधन में थे तब। तो इन तीनों के तार को जोड़ने की कोशिश कीजिए। राजीव जी, अगर भारतीय जनता पार्टी आज बिहार में अपने बलबूते सरकार बनाने की बात कर रही है, तो आज नहीं करेगी तो कब करेगी? वो लगातार तीसरी बार लोकसभा में चुन करके आई है, बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है, देश के लगभग उत्तर पूर्व के अधिकांश राज्यों में उसकी सरकार है, एक बड़े नेता के रूप में मोदी जी वहां मौजूद हैं। तो अगर आज बिहार में अपनी सरकार अपने बूते नहीं बनवाने की बात करेगी तो कब करेगी? दूसरी चीज, अगर महाराष्ट्र को लेकर के नीतीश कुमार जी के मन में डर है तो डर होना स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास इस बात का गवाह है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ चलने वाले किसी भी क्षेत्रीय दल को किसी भी राज्य में मजबूत करने की राजनीति कभी नहीं की है। आप ताजा तरीन उदाहरण देख लिए, कर्नाटक में जनता दल यस, महाराष्ट्र में शिवसेना, बिहार में जनता दल यूनाइटेड, झारखंड में आजसू, किसी का नाम ले लीजिए आप। बीजेपी ने कभी, क्या बीजेपी नीतीश कुमार को मजबूत करने के लिए राजनीति करेगी? अगर यह कोई सोचता है तो फिर या तो भारतीय राजनीति को नहीं समझता, या भारतीय जनता पार्टी को नहीं समझता, या अपने बारे में उसको बहुत बड़ी गलतफहमियां हैं। सवाल है क्यों भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को तो आगे बढ़ाने की राजनीति नहीं कर रही है ना। उसने कर्पूरी ठाकुर की सरकार को नहीं चलने दिया, उसने सामाजिक आंदोलन की राजनीति करने वाले किसी भी राजनीतिक दल को चलने नहीं दिया, तो नीतीश कुमार क्यों स्वीकार कर लेगी? सवाल इस बात का है। एक बात तो समझना है नीतीश कुमार जी को, नीतीश कुमार अपने आप को बिहार की राजनीति में उतने ही ताकत के साथ बने रहना चाहते हैं, या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के शिकार हो जाना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी अगर बिहार में मजबूत होगी, निश्चित रूप से सबसे पहले कमजोर होंगे नीतीश कुमार, क्योंकि उन्हीं के कमजोर होने का सिलसिला सबसे ज्यादा है। गैर भाजपा राजनीति का तो चेहरा है आरजेडी, और जो लोग भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से सहमत नहीं है, असंतुष्ट हैं, उसके खिलाफ खड़े हैं, उसकी राजनीति को पसंद नहीं करते, वो आरजेडी को वोट दे रहे हैं। और वो आरजेडी जो पिछले लोग विधानसभा के चुनाव में सत्ता में आते रह गई थी, वो लोगों के जन समर्थन का ही तो एक आधार का कारण था। जिस आरजेडी को जंगल राज के नाम पर बुरी तरह से हमला किया गया, उसी आरजेडी को लोगों ने वोट दिया। और अगर कुछ और सीटें आ गई होती तो सत्ता में होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से तो आरजेडी के ऊपर जो नुकसान होगा, सबसे पहले नुकसान तो जनता दल यूनाइटेड को है, वह है नीतीश कुमार जी। अब नीतीश कुमार जी को यह देखना है कि वह भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहकर अपने को गंवा देंगे, या भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके उन दलों के साथ जाएंगे जो उन्हीं की तरह की राजनीति करते हैं। और वह सभी दलों को स्थान देने के लिए तैयार है। जो राजनीतिक दल जितनी ताकत के साथ है, उसको उतना पॉलिटिकल स्पेस देने के लिए वो गठबंधन तैयार है। ये तो नीतीश कुमार जी को समझना पड़ेगा जी। और अगर वो बलिदान करने के लिए तैयार है कि ठीक है, हमारी पार्टी खत्म हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम वही रहेंगे, एवं मस्त, आप उनके साथ बने रहिए। अब लेकिन अभी सवाल है कि क्या नीतीश कुमार जी यह निर्णय के लिए स्वतंत्र हैं? जिन लोगों के साथ आज वो घिरे हुए हैं,
क्या वो लोग उनको भारतीय जनता पार्टी से अलग होने देंगे? या तो उनको छोड़ करके निर्णय लें। क्या संजय झा साहब बीजेपी से अलग होने देंगे नीतीश कुमार जी को? क्या हरबंश जी बीजेपी से अलग होने देंगे नीतीश कुमार को? क्या ललन सिंह जी अलग होने देंगे बीजेपी से नीतीश कुमार जी को? ये भी बड़ा सवाल है। और अगर नहीं होने देंगे और नीतीश कुमार जी अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए तैयार होंगे तो निश्चित रूप से जनता दल टूटेगा, जनता दल यूनाइटेड टूटेगा। भारतीय जनता पार्टी की रुचि जनता दल के नेताओं में नहीं है, जनता दल यूनाइटेड के नेताओं में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की रुचि नीतीश कुमार के प्रति है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी यह पता है कि अगर उसको अपनी सरकार बनानी भी है, उसको अपनी सरकार तो बनानी है अपने बूते, लेकिन चुनाव नीतीश कुमार के साथ मिलकर लड़ना है। अगर नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का हश्र वही होगा जो उसका पंजाब में हुआ है, उस किसी भी राज्य में हुआ है जिस राज्य में उसके पास कोई मजबूत सहयोगी नहीं है, जिस राज्य में इसको बहुत मजबूती के साथ कोई सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है, खासतौर से हिंदी बेल्ट में। जी, ये स्थिति तो बीजेपी के साथ है। तो नीतीश कुमार जी को खोना नहीं चाहिए कि नीतीश कुमार अलग होकर चुनाव लड़े, क्योंकि नीतीश कुमार अलग होते हैं तो बाकी जनता दल यूनाइटेड, आरसीपी सिंह बीजेपी के साथ है, क्या ले गए जनता दल यूनाइटेड का? कितनी ताकत बटोर दी, उन्होंने सहयोग कंप्लीमेंट कर दिया बीजेपी के लिए? संभव नहीं हो। जनता दल यूनाइटेड का जो समर्थक वर्ग है वो नीतीश कुमार के साथ है। दूसरी चीज, नीतीश कुमार जी को यह भी समझना पड़ेगा कि पिछले विधानसभा के चुनाव में जो भूमिका अदा किया चिराग पासवान ने, क्या चिराग पासवान वो भूमिका इस बार नहीं अदा करेंगे? यह भी सोचना पड़ेगा कि प्रशांत किशोर जी जो आज भूमिका अदा कर रहे हैं वो किसको ताकत दे रहे हैं और किसको कमजोर कर रहे हैं, और अगर वो जो राजनीति कर रहे हैं वो किसके कहने पर कर रहे हैं, किसके शाह पे कर रहे हैं, किनके संसाधनों पे कर रहे हैं, कौन उनको उकसावा दे रहा है, कौन उनको बढ़ावा दे रहा है। अगर यह आम व्यक्ति को, बिहार के आम नागरिक को समझ में आ रहा है तो नीतीश कुमार जी को भी यह बात समझ में आ रही होगी। अगर वह लालू जी के इस बयान पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं तो उसके दो ही माने हैं, या तो वह एनडीए में अपनी ताकत को या अपनी निगोशिएशन की ताकत को बढ़ाना चाहते हैं कि अगर आप हमको मुख्यमंत्री नहीं मानने के लिए तैयार हैं, मेरे नेतृत्व में आप चुनाव नहीं लड़ने के लिए तैयार हैं, तो हमारे पास दरवाजे खुले हुए अन्य विकल्प हैं। भारतीय जनता पार्टी इस दबाव में आएगी, मुझको इसमें संदेह लगता है। भारतीय जनता पार्टी और किसी भी दशा में यह नहीं प्रोजेक्ट करने वाली है कि वह नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी। वह अपने ताकत के साथ नीतीश कुमार को लेकर चुनाव लड़ना चाहेगी। और जो राज्यपाल का परिवर्तन किया गया है, आरिफ मोहम्मद खान साहब का उपयोग यही किया जाएगा, जो वो कहते हुए दिखाई पड़ रहा है कि मेरे संबंध हैं, मेरे बहुत पुराने संबंध हैं, मैं अपने मित्रों से क्यों नहीं मिलने जाऊं, हर बात में राजनीति नहीं देखी जानी चाहिए। ये जो बयान दे रहे हैं वही उसका उद्देश्य भी है कि वह नीतीश कुमार के साथ दोस्ताना निभाने गए हैं। और वह दोस्ताना यह है कि वह नीतीश कुमार जी अपने तमाम नाराजगियों के बावजूद एनडीए में बने रहे। अब नीतीश कुमार जी को यह देखना है कि वह आरिफ मोहम्मद खान साहब के साथ अपना दोस्ताना निभाएंगे या अपने समर्थकों के साथ अपने नेतृत्व को बहाल रखेंगे, या अपनी राजनीति को, जिस राजनीति को पिछले कई दशक से कर रहे हैं, उस राजनीति को बीजेपी से बचा के रखेंगे। अगर उनको अपनी राजनीति बचा के रखना है तो निश्चित रूप से जो काम राहुल गांधी कर रहे हैं उसके साथ तो खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीति हिंदुत्व की राजनीति नहीं है। नीतीश कुमार की राजनीति ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं है। नीतीश कुमार की राजनीति सामाजिक सशक्तिकरण की राजनीति है। इसीलिए उन्होंने अति दलित, अति पिछड़े का एक नारा दिया पूरे राज्य में, और समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को तैयार किया, अपने साथ लाने की कोशिश की, उनके साथ खड़े होने की कोशिश की, उनको सशक्त बनाने का प्रयास किया। यह उनकी राजनीति बीजेपी के साथ नहीं चलने वाली है। वह जाति जनगणना की बात बीजेपी के साथ आज तक नहीं कर पाए, जितना कर लिए थे आरजेडी के साथ, उसके बाद उनका यह परवान नहीं चल पाया, निर्णय आगे वो नहीं बढ़ा पाए। अब सवाल यह है कि इस साल उनको सरकार नहीं चलानी है, इस साल उनको चुनाव लड़ना है। और चुनाव में अगर आपको अपनी राजनीतिक ताकत बनाए रखनी है तो निश्चित रूप से जो आपके सामान्य सहयोगी है, स्वाभाविक सहयोगी हैं, आपके मतदाताओं के अनुकूल राजनीति करने वाले दल हैं, आपको उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। और अगर आप नहीं खड़े होते हैं, ये आपकी पूरी तरह से आजाद है, आप चाहे अपनी राजनीति को बचाए रख लीजिए और चाहे अपनी राजनीति को कुर्बान कर दीजिए उस दल के पक्ष में जो दल आपको स्वीकार करने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में तैयार नहीं होगा। जी,
बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही। ये एक पिक्चर है जो सामने है। जरा अनिल जी आपके पास भी आना चाहता, आपसे समझूं जरा कि यहाँ 3-4 चीजें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही हैं, लेकिन चुप्पी जो है वो नीतीश बाबू की है। चुप्पी के बारे में तो बात करनी ही चाहिए, और जब इतनी बात निकली है तो जिसके बारे में बात हो रही है वो अभी तक चुप क्यों है? जिसके बारे में अभी बात नहीं होती थी वो हर मंच से कईयों बार, सैकड़ों बार नहीं कहूं तो दर्जनों बार तो ये कह ही चुका है कि उधर चले गए थे, अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। लेकिन आज क्यों नहीं कह रहे हैं? वो आज हाथ क्यों जोड़ लेते हैं? क्या कारण हो सकता है? लेकिन एक चीज जो है, सारा मतलब मुझको मतलब ये अच्छा कयास है या खबर जो भी हो कि जेडीयू विलय कर सकता है इसमें, क्या कहते हैं, कांग्रेस में। और ये एक बहुत ही मतलब ये पॉलिटिक्स अगर कर सकते हैं अगर नीतीश, तो इससे बेहतरीन उनके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है और चीजें पूरी तरह बदल जाएंगी। और उनके लिए कोई बहुत बिग आइडियोलॉजिकल हर्डल उनके सामने नहीं है, कोई ऐसी बाधा नहीं है जिसको नहीं कर सकते, क्योंकि सामाजिक न्याय की राजनीति को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया है। और ये जो एक लंबा गैप था उसकी पॉलिटिक्स में, अंबेडकर और इसको मतलब सामाजिक न्याय की पॉलिटिक्स को एकोमोडेट करने में जो उसकी विफलता थी, जिसके खामियाजा उसको भुगतना पड़ा, उससे निकल चुका है। तो इसीलिए कांग्रेस अभी उनको अब कथा अपनी बाहों में लेने के लिए तैयार है आइडियोलॉजिकली। मतलब वो तैयार है या नहीं फिजिकली मालूम नहीं, लेकिन आइडियोलॉजिकली जरूर तैयार है कि ये जो फोर्सेस है उनके साथ आ जाए। लेकिन इसमें लेकिन बहुत है। लेकिन ये है कि एक तो है क्या कि हम लोगों को लग रहा है क्या कि मैं जो लिमिटेशन देखता हूं हम लोगों के जो एनालिसिस में, उसकी ओर भी देखना चाहिए। वो एनालिसिस क्या है कि हम लोग आइडियोलॉजिकली हमको लगता है ड्रिवन है, सोचते हैं क्या कि बेहतर होना चाहिए लोकतंत्र के लिए, सेकुलरिज्म के लिए। कुछ सब्जेक्टिव किस्म की चीजें हमको लगती है, ये लोगों ने लगातार निराश किया है। इसलिए मैं बहुत जब भी कोई मतलब इन लोगों के बारे में एनालिसिस करता हूं तो ये मान कर चलता हूं कि ये लोग पथभ्रष्ट लोग हैं, बेईमान नंबर 1 है राजनीतिक तौर पर। इसीलिए इनसे कुछ बेहतर की उम्मीद करने के पहले 10 बार सोचना चाहिए हमको। और इसमें नीतीश का नाम नंबर 1, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग ये उन्होंने उनसे मिल लिया। अब आपने एक तस्वीर तो देखी कि उनके बीच में और तेजस्वी के बीच में और राहुल, ये क्या कहते हैं, लालू जी ने जो बयान दिया, ये सब तो देख ली। ये भी देखा कि वो कल्याण विवाह अपने आरिफ मोहम्मद खान के साथ ले गए उठा करके, और एकदम जो उनके साथ भी उसी तरह दिख रहे हैं। आरिफ मोहम्मद खान को आप बीजेपी के जो पॉलिटिक्स से उससे थोड़े अलग कर सकते हैं। तो वो उनका और ये सब पोस्चरिंग हो सकता है, इसलिए भी कर रहे हो कि ज्यादा सीट हो। लेकिन एक चीज पक्का है कि 2 चीजें हम और आपको जब दिख रहा है तो वो 2 चीजें उनको भी दिखाई दे रही होंगी। वो 2 चीजें, एक तो है क्या कि एक नाथ शिंदे उनका होना तय है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, कोई भी नहीं। बीजेपी में अमित शाह भी नहीं रोक सकते, इसीलिए कि बीजेपी का जो बिहार का जो की लीडरशिप है वो एकदम मतलब ये है, क्या कहते हैं, बेताब है कि किसी तरह सरकार अपनी बननी चाहिए। क्योंकि एक चीज तो मानना होगा कि नीतीश कुमार को मतलब मोहरा टाइप के नहीं है, जब भी सरकार रही है उनके कंट्रोल में रही है। अभी भी ऐसा नहीं है कि बीजेपी वाले जो मन आए सो करे और मंत्री उनके बिना कर सकते हैं, वो कंट्रोल पूरा रखते हैं। तो वो छटपटाहट लंबे समय से बीजेपी के मिनिस्टर्स को, उनके लीडर्स को है। गिरिराज सिंह तो एकदम मतलब है कि किसी तरह वो तो देख रहे होंगे कि जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण और क्या कहते हैं वहां शर्मा, भजनलाल शर्मा बन गए, तो उसी तरह वो सोच भी रहे होंगे कि उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है। और रैबिट कर्नल है ही, तो इसके लिए बेस्ट है वो। तो ये सारे मतलब बीजेपी तैयार है उनको डंप करने के लिए, वहां की लीडरशिप, और उसको वो इग्नोर नहीं कर पाएंगे। इवन अमित शाह अगर वादा भी कर देते हैं तो भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति ये उनको, हमको और आपको जो समझ में आ रहा है, तो नीतीश जी को मालूम नहीं हो, इसमें कोई डाउट नहीं, मतलब कुछ सोचने की मतलब इसकी वजह नहीं है। लेकिन ये हिम्मत जो चाहिए, क्या उनके पांव में इतनी ताकत है अब कि इस तरह का प्रवास कर सकते हैं, इस तरह से इधर से उधर कूद सकते हैं, वो दिक्कत है। दूसरी दिक्कत ये है कि उनके जो लोग हैं, अब उनके लोग सब लोग ढूंढ रहे हैं। ये साल भर पहले भी था कि पार्टियां टूटेंगी और कुछ चला जाएगा इधर, कुछ चला जाएगा। ये लोग भी बोले थे कि बीजेपी टूटेगी,
ये एकदम एग्जैक्टली 1 ईयर पहले ये बातें खूब जम के चल रही थी, जिस समय वो उनके साथ नहीं थे, मतलब ये थे, मतलब जेडीयू में जस्ट आने तैयारी में थे लेकिन आए नहीं थे। तो ये संभावना से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर पॉलिटिकली अगर सोच रहे हो नीतीश जी, इससे बेस्ट बढ़िया ऑप्शन उनके पास कुछ नहीं है। और इसके बाद उनकी पार्टी के लिए भी जो उनका कैडर है, उनका जो ये क्या कहते हैं, मतलब जो जनप्रतिनिधि, मतलब एमएलए एमपी, सबके लिए एक जगह मिल जाएगी। क्योंकि बिहार में जो उनकी मतलब कांग्रेस की ताकत बनी है आइडियोलॉजिकल और सोशल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, उसके लायक उसके पास कैडर नहीं है, उसके पास लोग नहीं है, तो वो उसको जगह को कर सकते। इसलिए दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। और मैं आपको कहूंगा कि आपने इस दिशा में सोचा, ये आपको बधाई देना चाहिए, क्योंकि आप जो है उनको रास्ता दिखा रहे हैं, ऐसा मैं मानूंगा। लेकिन ये जो है ये रास्ता उनको वो करने के लिए मेरा मतलब मेरा जो रिजर्वेशन है कि उनके पांव में उतनी ताकत है क्या। अगर ये ताकत है तो निश्चित तौर पर वो उनको सफलता मिल सकती है। जी जी, बहुत बढ़िया विश्लेषण। जरा शकील जी, आपसे समझना चाहता हूं, क्या ऐसा हो सकता है और दिल्ली यानी कांग्रेस पार्टी इसके लिए कितना तैयार हो सकती है? राजीव जी, इसकी एक पृष्ठभूमि आपको हम बताते हैं जी, उससे समझ में आएगा कि कांग्रेस कितनी तैयार है। और खासतौर से राहुल गांधी, 2009 का लोकसभा चुनाव, राहुल गांधी उन दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत कम करते थे। वो करते थे तो बाहर जब टूर पे जाते थे, उसके आखिरी दिन जो साथ में गए हुए लोग होते थे और वहां के जो लोकल पत्रकार होते थे उनको बुला के करते थे। मगर 2009 में उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और दिल्ली में करी। हमें अच्छी तरह याद है, अशोका होटल में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और भारी भीड़ थी, क्योंकि राहुल की उससे पहले इतनी लार्ज स्केल पे दिल्ली में शायद ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हो। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे खास बात यह थी 2009 की कि उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ की थी। अगले दिन सारे अखबारों की हेडलाइन, इनके विरोधी, उनकी उन्होंने तारीफ की थी। और नीतीश के अंदर राहुल ने गुण देखे थे। तो राहुल जो है नीतीश को लेके कभी भी बहुत ज्यादा नाराज नहीं रहे हैं। इसलिए आज की तारीख में भी जो आप कह रहे हैं, तो राहुल की तरफ से उनको कोई मना नहीं होगा। और जो शकील अहमद खान ने, जो बिहार विधायक दल के नेता हैं, उन्होंने जो कहा है वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस को बोलने की जरूरत नहीं थी, आरजेडी बड़ी पार्टी है, लालू जी बोल चुके थे, लेकिन शकील अहमद खान ने कहा कि हम उनका स्वागत करते हैं, हम उनका समर्थन करते हैं। नेक्स्ट, जो आपने कहा कि नीतीश की चुप्पी क्यों है, देखिए नीतीश की चुप्पी का तो बहुत बड़ा कारण है, और वो कारण है ईडी, सीबीआई, ऑपरेशन लोटस, भय। नीतीश आज बोलने की स्थिति में नहीं है। कर सकते हैं एक बार कि जब कर दें तब सबको खबर हो। और उसमें भी जो सबसे बड़ी बाधा है, जो गवर्नर साहब पहुंचाए हैं मोदी जी ने, राजभवन का फैक्स खराब था। नीतीश कुमार ने फैक्स पे अपना इस्तीफा दिया नई सरकार बनाने के लिए आरजेडी के साथ, तो फैक्स खराब हो जाएगा, वो तब तक राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। जम्मू कश्मीर का आपको याद होगा कि वहां पे राष्ट्रपति शासन लग गया था जी। और जो महबूबा मुफ्ती एनसी के साथ मिलकर सरकार बनाना चाह रही थी, वो सरकार वहां नहीं बन पाई थी। तो ये सारी चीजें नीतीश को अच्छी तरह मालूम है, लालू जी को मालूम है, कांग्रेस को मालूम है। इसलिए नीतीश तो जब बोलेंगे कि जब करने के लिए बीजेपी के पास, केंद्र सरकार के पास कुछ होगा नहीं, उनकी दोबारा शपथ हो जाएगी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस वक्त जो बिहार की स्थिति है उसमें सबसे जो खराब पोजीशन है वो बीजेपी की है। कैसे? बीजेपी को जो सबसे बड़ा फायदा मिलता था नीतीश के साथ, वो उसके जनाधार का मिलता था, अति पिछड़े और अति दलित का। लेकिन जो अमित शाह का बयान आया अंबेडकर के लिए, उसके बाद से अब बीजेपी के लिए अकेले अति दलित और अति पिछड़े का मिलना बहुत मुश्किल है। बीजेपी के पास और कोई वहां बड़ा आधार नहीं है। जो आधार है
वो छोटे छोटे उन जाति समूहों का हम नाम लेना नहीं चाहते, कुछ जाति समूह हैं जो आज बीजेपी का साथ दे रहे हैं, लेकिन बिहार की जो जाति गणना हुई थी उसने बता दिया कि उनके पास जो वोट है, वोट का प्रतिशत है, वो बहुत कम है। बिहार में सबसे ज्यादा वोट जो है ओबीसी का है, 50 के आसपास, जो कि जनगणना में साफ हो गया है, जाति गणना में साफ हो गया है। इसलिए इस टाइम बीजेपी के लिए बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए वो किसी भी तरह नहीं चाहती कि नीतीश बाबू उससे चले जाएं। नीतीश बाबू के जाने का मतलब है कि उन्हें फिर अति पिछड़े और अति दलित का वोट नहीं मिलेगा जी, किसी भी हालत में नहीं मिलेगा, क्योंकि अंबेडकर के खिलाफ बयान से वहां पे बहुत ज्यादा लोगों में नाराजगी है। और वो लोग जो है नीतीश के नाम पे तो थोड़ा बहुत वोट मिल सकता है उन्हें, लेकिन अकेले बीजेपी को वोट मिलने की कोई स्थिति नहीं है। इसलिए बीजेपी को नीतीश नहीं चाहिए, बीजेपी को नीतीश का वोट चाहिए। जी राजीव जी। शकील अहमद खान, इनकी बात आप कर रहे थे, जरा सुन लेते हैं उनकी बाइट, सुनिए जरा, ले आइए जरा। 2-3 बार शकील जी ने अब उनके हमनाम की का जिक्र किया है, क्या कुछ कह रहे हैं शकील अहमद खान, जरा सुनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनाइए जरा शकील जी, जरा इस पे अपनी टिप्पणी। शकील जी, हम जो कह रहे हैं ना कि ये बिना दिल्ली के मर्जी के देने वाला बयान नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बयान है। शकील अहमद खान जो है, हमने बताया कि इनके नाम के आगे, क्योंकि शकील वहां 3-4 कांग्रेस में नेता हैं, डॉक्टर शकील अहमद भी हैं जो केंद्र में मंत्री भी रहे, शकील अंसारी भी हैं, तो ये जेएनयू के पढ़े हुए हैं, जेएनयू के प्रेसिडेंट रहे हैं, तो इन्हें शकील जेएनयू के नाम से ज्यादा जाना जाता है, शकील जेएनयू। और ये बिहार विधायक दल के कांग्रेस के नेता हैं। अशोक चौधरी की आपको याद होगी कि जो कुछ विधायकों को लेके कांग्रेस से सीधे नीतीश के साथ चले गए थे, उन्होंने कांग्रेस तोड़ दी थी उन्होंने। तो इसलिए अब जो कांग्रेस ने जो इनको बनाया है, तो ये मजबूत नेता है। तो ये जो कह रहे हैं, इनके कहने का बड़ा स्पष्ट है कि अगर वो आते हैं तो स्वागत है, और अपने आप तो कोई आएगा नहीं जी। ये बिटवीन द लाइन्स है कि हम भी उनसे संपर्क कर रहे हैं, हम भी उनसे बात कर रहे हैं। और देखिए, कांग्रेस और आरजेडी के लिए नीतीश का आना किसी भी तरह से परेशानी वाला नहीं है, नुकसानदायक नहीं है, उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं होगी कोई भी। कुछ समीकरण ऐसे होते हैं जिन समीकरणों से पार्टी में परेशानी हो जाती है, लेकिन नीतीश पहले भी आ चुके हैं 2 बार, और अब भी अगर आते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। वो साथ में अपना जनाधार लेके आएंगे, अपना वोट बैंक लेके आएंगे। जिस हमने बताया कि देखिए, आज भी अति दलित, अति पिछड़ा जो है वो नीतीश के साथ काफी हद तक है। वो लालू जी के साथ उस हद तक आ नहीं पाया, ये लालू जी की बड़ी प्रॉब्लम है। कांग्रेस के साथ भी वो नहीं आ पाया, बीजेपी के साथ भी वो नहीं है। अगर नीतीश इतने सालों से मुख्यमंत्री हैं तो इसी आधार पे है कि उन्होंने एक नए जन समुदाय को वह तैयार किया। इससे पहले पूरे देश में, यूपी में भी, कहीं पे भी अति दलित, अति पिछड़े की बात नहीं होती थी। और मुसलमानों में भी उन्होंने एक नया हिस्सेदारी करी, पसमानदा मुसलमान, उसको भी वो कांग्रेस से और लालू से छीन के ले गए। नहीं तो लालू के पास मुसलमान वोट होता था, कांग्रेस के बाद भी होता था, लेकिन पसमानदा मुसलमान से मतलब पिछड़ा मुसलमान जी। जो है उसको पसमानदा कहते हैं, ओबीसी मुसलमान जो है, तो वो भी नीतीश के पास चला गया। और नीतीश ने उससे 2 राज्यसभा के मेंबर बनाए थे। राज्यसभा के 2 पसमानदा मुसलमानों को उन्होंने राज्यसभा का मेंबर बनाया, और उसी दम पे वो जो है, एक तो एजाज थे और एक अनवर थे। हाँ, आपके और इंटरव्यू भी दिया, शायद आप लोगों में से किसी ने किया था, वो हमें याद है, किसी ने उनका इंटरव्यू भी किया था, प्रशांत जी ने या अमलेंदु जी ने उनका। तो वो एक अलग वोट बैंक बनाया है, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बीजेपी को वो चाहिए, और नीतीश इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। और नीतीश की जिस चुप्पी का आप जिक्र कर रहे हैं, वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नीतीश बाबू जानते हैं कि उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर दिया जाएगा, कुछ भी उनके पास नहीं रहने दिया जाएगा। इतने छापे पड़ेंगे, ऑपरेशन लोटस होगा, उनके विधायक खरीद लिए जाएंगे, तोड़ लिए जाएंगे, डराया जाएगा, और उस स्थिति का कोई भी आज की तारीख में मुकाबला कर नहीं सकता, क्योंकि असंवैधानिक चीजें होती हैं, वो दादागिरी की चीजें होती हैं। वो उनका आप कैसे मुकाबला करोगे जब सरकार उनके पास है, पुलिस उनके पास है, ईडी, सीबीआई सब उनके पास है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो नीतीश बाबू अगर करेंगे तो ऐसे ही करेंगे कि किसी को खबर नहीं हो, और राज्यपाल के पास खड़े होकर प्रेस लेके जाएंगे, कहेंगे मुझे दोबारा शपथ दिला दो। जी
जी जी बिल्कुल। प्रशांत जी क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस दिन नीतीश कुमार दिल्ली आए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने, और उन्होंने अपनी यात्रा स्थगित की थी जो कल से शुरू हो रही है, तो तभी राजनीतिक जो हलके हैं वो अलर्ट हो गए थे, चाहे वो आरजेडी हो चाहे वो कांग्रेस हो, कि नीतीश कुमार दिल्ली में क्या करेंगे। नीतीश कुमार दिल्ली में अगर बीजेपी को नीतीश कुमार की लीडरशिप में चुनाव लड़ना होता तो मोदी जी उनसे मिल लेते, नड्डा जी से उनकी मुलाकात हो जाती, लेकिन वो नहीं हुआ क्योंक't बीजेपी तय कर चुकी है अंदर खाने जी कि उनको महाराष्ट्र करना है। अब उसी वक्त तभी देखिए कि अगर शकील वहां पे बात कर रहे हैं बिहार में कांग्रेस के नेता, तो वो तभी से तय हो गया था। कांग्रेस के अंदर इस बात के कैलकुलेशन लगा लिए गए थे कि नीतीश कुमार क्या करने आए, उनको क्या नहीं मिला। अब नीतीश कुमार के सामने विकल्प क्या है? नीतीश कुमार के लिए फैसला आसान नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार अगर कुछ फैसला करेंगे तो उसका सीधा असर दिल्ली की सत्ता में पड़ेगा। दिल्ली के इक्वेशंस दोबारा बनाने पड़ेंगे। चंद्रबाबू नायडू के साथ क्या होगा? चंद्रबाबू नायडू के सबसे बड़े सपोर्टिंग दल हो जाएंगे, अभी भी हैं, लेकिन अकेले वही एक बचेंगे। तब सरकार की स्थिरता को लेकर क्या सवाल होगा जी? क्या इसको लेकर भी कोई कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की योजना है? क्या वो चंद्रबाबू नायडू को देवगौड़ा बनाना चाहते हैं? तमाम सारे ऑप्शंस होंगे कांग्रेस के सामने भी, और चंद्रबाबू नायडू का ऑप्शन उस वक्त भी था जब ये समर्थन की बात चल रही थी, तो उनको देवगौड़ा बनाया जा सकता है। लेकिन बात वापस आते हैं नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार के सामने बड़े साफ विकल्प है। देखिए, बीजेपी ने उनको पूरा मौका दिया हुआ है कि डॉक्टर अंबेडकर के बयान पर अमित शाह ने कोई सफाई नहीं दी है, और अब सफाई दे भी तो स्वीकार नहीं होगी, क्योंकि अब उसका वक्त निकल गया जी। दूसरी बात, जातिवाद जनगणना। ये दो ऐसे मुद्दे हैं जो नीतीश कुमार के लिए एग्जिट पॉइंट है कि इसका बहाना लेकर वो बाहर आ सकते हैं सामाजिक न्याय के मुद्दे पर, और अपनी कंस्टिट्यूएंसी को भी संभालेंगे वो, और उनके सामने बड़ा वैलिड रीजन होगा इन दो मुद्दों पर, क्योंकि जातिवाद जनगणना वो सर्वे करा चुके हैं बिहार में, और बिहार के लिए वो बड़ा मुद्दा होगा। तो ये दो मुद्दे जो हैं नीतीश कुमार के सामने जो है, और मुझे लगता है कि अब ये वापस 1 महीने पहले का इक्वेशन हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए, मुझे लगता नहीं, क्योंकि बीजेपी, जैसा बाकी हमारे मित्र भी कह रहे हैं, बीजेपी बहुत सुनील जी बात कर रहे थे कि बीजेपी अपनी लीडरशिप को क्यों डिस्करेज करेगी। बीजेपी के सामने बड़ा स्पष्ट है मामला कि वो इस वक्त अब मौका नहीं गंवाना चाहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार क्या करेंगे? उनको तो मुख्यमंत्री बने रहना। तो इसलिए अगर वो नहीं बनेंगे तो कोई भी ना बने। एक बात में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव में समझौता हो सकता है, वो ये है समझौता कि बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री किसी भी हालत में ना बने। इस मामले में दोनों लोग एक हो जाएंगे। इस मामले में ये कंसेंसस पॉइंट हो सकता है कि भले नीतीश ना बने, कोई और बने, लेकिन बीजेपी का ना बने, क्योंकि अब इस वक्त नीतीश कुमार आहत हैं। देखिए, वो बोल भले नहीं रहे हैं, आहत है। और जहां तक ईडी सीबीआई या ऑपरेशन लोटस की बात है, राजीव जी, जो अब बातें समझ में आ रही हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, वो ये है, और आप घटनाओं के क्रोनोलॉजी से भी समझ सकते हैं इस बात को, कि ये पूरा जो ऑपरेशन चल रहा था, ऑपरेशन लोटस और नीतीश कुमार और ईडी सीबीआई के जरिए, ये डीवाई चंद्रचूड़ के मौजूदगी में चल रहा था। उनके जाने के बाद से राजनीतिक नेताओं के यहाँ ईडी ने जाना बंद कर दिया है। ईडी के ऊपर नकेल भी सुप्रीम कोर्ट ने कस दी है। महाराष्ट्र की इलीगल सरकार को चलाते रहे डीवाई चंद्रचूड़, तो डीवाई चंद्रचूड़ एक बहुत बड़ा एक सहारा थे
जो अब है नहीं। जी राजीव। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि इसकी चर्चा उत्तर प्रदेश में भी हो रही है। शिवपाल यादव से पूछा गया बिहार को लेकर तो क्या कुछ बोला है उन्होंने, जरा सुन लीजिए। तो सुन रहे थे आप, शिवपाल कह रहे हैं बहुत भरोसे के साथ कि ये जा रहे हैं, नीतीश जा रहे हैं। नेता अगर कह रहे हैं, बड़े नेता, पुराने नेता अगर कह रहे हैं तो कुछ तो चल रहा होगा। सुनील जी। बात तो सही है। हालांकि केवल नीतीश कुमार जी के जाने से दिल्ली की सरकार तो नहीं गिरती। यह जरूर है कि नीतीश कुमार जब छोड़ेंगे तो अकेले नहीं छोड़ेंगे। वो अभी ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा प्लेयर हैं, मेन स्ट्रीम के प्लेयर हैं। अगर वो कोई राजनीतिक निर्णय लेंगे तो बहुत ही दमदारी के साथ निर्णय लेंगे वो। और ये जरूर है कि बिहार की सरकार तो उन्हीं के पास है, जो रहे, चाहे वो चलावे या निकल जाए वहां से। जो ये बात कही जा रही है कि वह कांग्रेस के साथ उनका विलय हो सकता है, यह सही है कि कोई वैचारिक इसमें उनको कठिनाई नहीं आनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह का उनका तालमेल और पहले रहा है आरजेडी के साथ, और आरजेडी के साथ तेजस्वी के आने के बाद जो उनकी निकटता बढ़ी है आरजेडी में, और यह बात शुरू भी हुई थी जब उन्होंने कहा भी था अपने स्वयं भी कि आने वाले दिनों में नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे। उनके अपने कार्यकर्ता भी आरजेडी से निकले हुए लोग हैं। कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष का एक इतिहास इनका है, लेकिन साथ चलने का जो इतिहास है वो आरजेडी के साथ लोगों का है। आरजेडी के साथ नीतीश कुमार, इनके पार्टी के कार्यकर्ता, वो आरजेडी से निकले हुए लोग हैं। तो ये और आरजेडी के माध्यम से, आरजेडी के साथ जाकर के और कांग्रेस का जो इंडिया दल समूह का गठबंधन है उसको मजबूत करने की कोशिश मुझे ज्यादा स्वाभाविक लगती है। और इसमें यह भी लगता है कि नीतीश कुमार अपनी राजनीति को और अपने संदर्भ को, अपनी प्रासंगिकता को बिहार में बचाए रख भी पाएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति होगी उसका मजबूती के साथ मुकाबला भी कर पाएंगे। आज वो आखिर नीतीश कुमार अगर कांग्रेस में जाते हैं तो उनको हासिल क्या होगा? उनको केवल एक बैनर के अलावा कोई, बिहार में कांग्रेस तो बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है, कोई उसका बहुत मजबूत संगठन भी नहीं है। राहुल गांधी एक बड़ा चेहरा है, लेकिन उनका वो चेहरा राष्ट्रव्यापी है। बिहार में अगर बात की जाए तो केवल ये फायदा ये हो सकता है कि वो फिर कांग्रेस में एक बड़े नेता के रूप में उनकी स्थिति बनी रहेगी और पहली पंक्ति के नेता रहेंगे। हालांकि मेरा अपना मानना यह है कि आरजेडी में भी वो कोई दूसरी पंक्ति में नहीं हो जाएंगे या किनारे नहीं कर दिए जाएंगे। आरजेडी भी उनको बहुत ही सम्मान के साथ रखेगी। उनके अपने कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में हो सकता है कि असुविधा हो कि उनका कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ संघर्ष करते हुए बड़ा हुआ है, कांग्रेस के विरोध में खड़ा हुआ दिखाई पड़ा है। आज वह इंडिया दल समूह के खिलाफ जब खड़ा है तो कांग्रेस संघर्ष कर रहा है, लेकिन आरजेडी के साथ उसकी स्वाभाविक निकटता हो सकती है। और इस बात का संकेत नीतीश कुमार भी कई बार दिए। इस जो कल वाली घटना में जिस तरीके से उस राजभवन में उन्होंने तेजस्वी यादव के कंधे पे हाथ रखा और मुस्कुराते हुए आगे बढ़े, अगर बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश की जाए तो यह भी एक लगता है कि जो उनके मन में एक कोई नाराजगी या कोई कटुता रही भी होगी, आज इस चुनाव की पूर्व संध्या पर जो माहौल बिहार में बन रहा है, या बीजेपी जो जिस तरीके का व्यवहार कर रही है नीतीश कुमार के साथ, तो वह एक आरजेडी के साथ बढ़ता हुआ उनका कदम हो सकता है। सो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर बीजेपी को नीतीश कुमार को नेता मानना है तो अब इनके नेता इनसे दूरी क्यों बनाएंगे? क्यों नहीं उनके साथ बहुत उत्साह के साथ, सम्मान के साथ, गर्मजोशी के साथ मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे? लेकिन वो तो नहीं दिख रहा है कहीं। और अभी तक अमित शाह साहब ने भी कोई बयान नहीं दिया। केंद्रीय नेतृत्व जो है बीजेपी का, चाहे जेपी नड्डा साहब हो चाहे कोई भी हो, उसने कोई बयान नहीं दिया कि वो नीतीश कुमार को नेता मानते हैं और वही चुनाव के चेहरा होंगे। अभी बोल देते। विजय सिन्हा के बाद भी किसी ने कोई बयान नहीं दिया। उनके प्रवक्ता बोलने लगे, उनके प्रवक्ता विभिन्न चैनलों पर, विभिन्न सोशल मीडिया पर ये बोलने लगे हैं कि नीतीश कुमार जी हमारे नेता, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने कोई बात नहीं कही। और अगर बीजेपी का रवैया नीतीश कुमार जी के साथ यह है तो वह फिर नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ क्यों रहेंगे? इस तिरस्कार को झेलने के लिए, राजनीतिक रूप से कमजोर होने के लिए, कमजोर नीतीश कुमार अपमानित होने के लिए,
सत्ता से बाहर रखने के लिए, जो लोग सत्ता में आएंगे उनका तिरस्कार झेलने के लिए क्यों फिर आएंगे वो एनडीए के साथ? लेकिन अगर वो इंडिया दल समूह के साथ आते हैं, लालू जी ने साफ साफ कहा है कि उनका स्वागत है, उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। तो अगर लालू प्रसाद यादव जी बयान दे रहे हैं और तेजस्वी यादव जितना हमलावर का बीजेपी पे है, उस तरह के उस तीखे हमले के साथ तो नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं खड़े दिखाई पड़ रहे। अभी भी उनको चाचा जी ही कह रहे हैं, यह जरूर कह रहे हैं कि सत्ता बदलने वाली है, लेकिन जो आक्रामकता विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के दौरान दिखाई पड़ी थी, वो नहीं दिखाई पड़ रही है जी। तो ये संभव है, ये हालांकि ये भी अनिल जी का कहना सही है कि हम लोग की विशफुल थिंकिंग है, लेकिन स्थितियां भी वो बन रही है कि अगर नीतीश कुमार जी अपनी राजनीति को बनाए रखना चाहते हैं तो उनको अपनी वर्तमान राजनीति में बदलाव लाने के बारे में सोचना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अनिल जी क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मैं तो मतलब आप लोगों से भी एक कदम आगे सोचना चाहता हूं जी कि बिहार में कोई भी घटना अब बिहार या किसी भी स्टेट में दिल्ली में परिवर्तन के बगैर संभव नहीं है, और दिल्ली में परिवर्तन संभव है। तो ये अगर नीतीश जी का अगर निकलना होगा अगर, तो इससे आप समझ लीजिए कि दिल्ली की सरकार मतलब उनको दिक्कत है, और मोदी जी और अभी मैं मानता हूं कि वीकेस्ट प्राइम मिनिस्टर है वो, जो देश के हालात हैं, इकोनॉमी के, जो विदेश नीति के हालात हैं, और जो इंटरनल है बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी की अभी तक मीटिंग मैंने नहीं सुना है कि हुई है और उन्होंने कोई प्रस्ताव पारित किया है। आरएसएस उनको बकायदा बता रहा है रेस्ट्रेन योरसेल्फ, आप काबू रखो, ये इस तरह से खोदने खादने से नहीं चलेगा जी। तो ये जो सिनेरियो है, उस सिनेरियो में, और चंद्रबाबू नायडू वगैरह तो जब पूरा पुख्ता हो जाएगा तो वो लोग काफी सधे हुए हैं, उनको 2 मिनट अपना बहुत सारा अभी मुद्दा है जिसको ले लेंगे वो। तो इसीलिए मेरा तो मानना ये है कि अगर कुछ बिहार में आपको दिख रहा है, इसका एपी सेंटर दिल्ली ही है, और दिल्ली में बहुत प्रिकैरियस पोजीशन में है वो, 240 का है। 240 में भी उनके साथ बहुत कम लोग हैं, बीजेपी बहुत लोग नहीं है उनके साथ बीजेपी में, उनका चाहते हैं कि इनसे छुटकारा मिले, उनका एनडीए का पूरा एलाय नहीं चाहता है। उसके बाद बाकी जो विदेश नीति और आर्थिक नीति मैंने कहा, तो मुझको तो चैलेंज दिख रहा है वहां। अगर नीतीश जी सोच रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ी संभावना ये है कि दिल्ली में कुछ उलटफेर हो। अगर वो नहीं होता है तो बिहार का उलटफेर पॉसिबल नहीं है, इसीलिए कि जिस तरह का वो शासन चलाते हैं, जिस तरह से वो उनका जो तरीका है, उसमें हमको कोई संभावना नहीं दिखती है कि आप इंडिपेंडेंटली बिना दिल्ली में इंटैक्ट रखिए और यहां चला लीजिए, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मुझको अब आप लोगों से आगे जाकर मैं वही खतरे दिखाई मुझको देने लगे हैं। दिल्ली की कुर्सी पर खतरा है अगर, और ताश के पत्ते की तरह ये कुर्सी जो है, ये कहें ये जो महल कहते हैं, वो भरभरा के गिर सकता है। इसलिए क्योंकि अगर नीतीश बाबू या कुछ ऐसे, नीतीश बाबू के साथ वो अकेले क्यों सोचते हैं हम, नीतीश बाबू अगर जाते हैं तो चिराग पासवान और ऐसे कुछ और भी उनके समर्थन में आ सकते हैं, कुछ और नेता, और फिर चंद्रबाबू नायडू हैं, उधर एकनाथ शिंदे नाराज बैठे हुए हैं, ये सब हैं। और इन सब को अगर देखिए तो बहुत संख्या बहुत कम हो जाएगी बीजेपी के लिए, और कुर्सी पर विराजमान होना बहुत मुश्किल होगा। क्या सही कह रहा हूं अमलेंदु जी? राजीव जी, बिल्कुल। नीतीश कुमार सिर्फ बिहार को नहीं बदल रहे हैं बल्कि देश को भी बदल रहे हैं, और ये लगभग तय हो चुका है। जैसा आपने भी कहा, नीतीश कुमार अकेले नहीं आ रहे हैं, नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच नजदीकियां बढ़ चुकी हैं, और ये अवसर पैदा कराया है नरेंद्र मोदी ने। जिस तरीके से हुलास पांडे जो चिराग पासवान के जो पार्टी है उसके संसदीय दल के अध्यक्ष रहे, उनके घर ईडी की छापेमारी हुई, और नीतीश कुमार के जो नजदीकी हैं संजीव हंस आईएएस, उनके यहाँ जो ईडी की छापेमारी हुई, तो ये संदेश देने की कोशिश की गई नीतीश कि हम ईडी के जरिए ये करा सकते हैं। अब वो
गलत तरीके से पहुंचा और उसने ये मौका उपलब्ध कराया नीतीश कुमार को कि नीतीश कुमार अब ये सोचें कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अब नहीं रहना है, और हरियाणा का जिस तरीके से और उसके बाद महाराष्ट्र के जो चुनाव के परिणाम आए उसके बाद ये राजनीतिक परिस्थितियां तैयार हो गई। एकनाथ शिंदे का भी आपने जिक्र किया, अभी तक एकनाथ शिंदे ने ऑफिस ग्रहण नहीं किया है, अपना पदभार ग्रहण नहीं किया है, और एकनाथ शिंदे बिहार का हवाला दे रहे थे, बिहार मॉडल का, और उनसे कहा जा रहा था कि बिहार मॉडल अब खत्म हो गया है, और नीतीश कुमार को बताया जा रहा है कि तो नीतीश कुमार के साथ क्यों नहीं आएंगे एकनाथ शिंदे। तो बहुत कुछ होगा राजीव जी, और ये अच्छे तरीके से होगा। तो दिल्ली जो है खतरे में है और मोदी जी इस बात अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। अब जहां तक जो अनिल सिन्हा जी ने सवाल उठाया था कि नीतीश के पांव में इतनी दम है कि देखिए पांव में दम, जब पांव मिले हैं तो पांव में दम भी होगा, और वो तो ऊपर वाला दे देता है। मेराज फैजाबादी का राजीव जी एक नज्म है, उसके 2 शेर हैं, बस वो पढ़ के सुना देता हूँ, फिर पाँव की बात आ जाएगी। और वो ये है कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना, गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। तो जब पाँव मिले हैं नीतीश कुमार को तो तौफीक के सफर भी ऊपर वाला देगा। तो इसलिए जो है ये जनवरी जो है ये मोदी जी के लिए अच्छी नहीं गुजरेगी, ये अच्छा समझा सकता है जी। बिल्कुल, बहुत कुछ विश्लेषण हम कर रहे थे और समझने की कोशिश की क्या आखिर अंदर खाने चल क्या रहा है और क्यों चाहे वो अब सबके तेवर बदलते हुए नजर आते हैं। और आपने कल देवेंद्र फडणवीस की बात सुनी थी, आज इधर आप उत्तर प्रदेश में सुन लिया आपने शिवपाल यादव की बात, और फिर मीसा भारती को आप सुन रहे हैं। उनसे पहले तेजस्वी यादव नरम पड़ चुके हैं और कह रहे हैं कि पत्रकारों आप लोग जैसा सवाल कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों के सवालों पर क्या प्रतिक्रिया दें, आप लोगों को ठंडाने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने कुछ तो चल रहा है और इन सबके बीच कई सारे पॉइंट हैं। नीतीश कुमार की चुप्पी सबसे बड़ा कारण, उसके बाद महाराष्ट्र बार बार सामने आता होगा नीतीश बाबू के सामने, यह भी एक बड़ा कारण, क्योंकि ऑलरेडी उनके ही उप मुख्यमंत्री, उनके सानिध्य जो लोग काम कर रहे हैं, वो अगर कह रहे हैं विजय सिन्हा जी जैसे लोग कि अटल बिहारी वाजपेयी के सपने को पूरा करना है, तो आगे क्या होगा नीतीश बाबू का, नीतीश बाबू समझें। लेकिन तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या जेडीयू और कांग्रेस का विलय होगा, ये सवाल अभी छोड़ देते हैं, इस पर कई चर्चा हम लोग आगे भी करेंगे। इधर दिल्ली में बहुत कुछ चल रहा है और दिल्ली की सियासत गर्मा रही है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे आने वाले समय में। आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी दोनों आमने सामने थे। नरेंद्र मोदी ने आपदा कहा, आपदा आप जानते हैं आम आदमी पार्टी, और उसके साथ दा जोड़कर कि दिल्ली को आपदा के हवाले कर दिया गया और उस आपदा से निकालने की कोशिश नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। लेकिन आखिर चुनाव के समय क्यों दिल्ली में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बने हुए साल भर हो गए, आज क्यों कई सारे बिल्डिंग्स, कई सारे ऐसे घर जो गरीबों के लिए बने थे, कई साल से बने हुए थे, आज क्यों वो उसका शिलान्यास या शुभारंभ किया जा रहा है? ये सारे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश यहाँ की जनता, यहाँ के वोटर्स करेंगे, दिल्ली के वोटर्स, और इन सब पे हम चर्चा करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ एक एक कैंडिडेट खोज के अरविंद केजरीवाल के जो कैंडिडेट्स यानी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स हैं उनके सामने खड़े कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने अलका लांबा, जो कांग्रेस पार्टी की जो राष्ट्रीय महिला विंग की अध्यक्ष हैं, उनको सामने रखा है आतिशी के सामने, अलका लांबा को कालका जी से। उससे पहले संदीप दीक्षित को सीधे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने। आखिर चल क्या रहा है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में, इन सब पे चर्चा करेंगे। बहुत कुछ है दिल्ली, इसलिए दिल्ली को थोड़ा सा अभी रोक के रखा हूं क्योंकि 2 महीने दिल्ली पे ही बात होगी। बिहार बहुत इंपॉर्टेंट है, कई साथी कह रहे हैं कि चूंकि बिहार अभी बजट आने वाला है और बजट में बिहार को ज़्यादा, उसमें बजट में बिहार के लिए कुछ सौगातें ज़्यादा हों, इसलिए ये सब चल रहा है। क्या बस इतना ही? इतने छोटे हैं नीतीश बाबू, इतने छोटे हैं कि बजट में कुछ मिल जाए इसलिए ये सब चल रहा है? अभी तक तो कुछ मिला नहीं, इतने साल से साथ में है, 17 साल पहले, उसके बाद फिर आए गए और फिर से पिछले 1 साल से साथ में हैं, और उसके बाद सिर्फ बजट के लिए सब कर रहे हैं। ये भी जरा सोचिएगा। तो बहुत कुछ है
और जो आपके लिए सोचने के लिए रख रहा हूं। लेकिन हमारे पांचों साथियों से मैं विदा लेता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका, शकील जी आपका, सुनील शुक्ला जी आपका, प्रशांत टंडन जी आपका और साथ में अमलेंदु उपाध्याय जी आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं। श्री अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा भी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद।